students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है ये मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो कि इंट्रोडक्टरी पूरा वीडियो है. इंट्रोडक्टरी वीडियो का मतलब ये है, उसमें आपको कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और एक शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. क्लियर? तो वेल आप उस वीडियो को ज़रूर देखें. कैसे देखेंगे, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. तो वेल रेस्पिरेशन, जिसका मैंने आपको मतलब बताया था कि ब्रीथ करना, सांस लेना. लोगों से पूछा जाता है कि भाई आपको जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो वो बोलते हैं कि जीने के लिए भाई हमें पानी और खाना मिल जाए बस सफिशिएंट है. तो क्या हवा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? तो ये जो बनी हुई है लाइन कि भाई जीने के लिए पानी और खाना है ज़रूरी है, ये ऐसा क्यों है? तो चलिए इस छोटा सा बात है वो, लेकिन इसमें छुपा हुआ है थोड़ा सा साइंस. ये साइंस क्या है, चलो मैं आपको बताती हूँ. वेल जब आप खाना खाते हो तो वो फूड आपके अंदर जाता है. ठीक है, जब हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो भी फूड आप खाते हो उसके ऊपर कई तरीके की रिएक्शंस होती हैं और उससे आपको एनर्जी मिलती है. एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन अ फॉर्म ऑफ शुगर. तो ये जो एनर्जाइज्ड आपका फॉर्म होता है खाने का, आप तो खाना बहुत सारे तरीके का खाते हैं जो भी आपको पसंद है, मीठा, खट्टा, तीखा, ठीक है, चाइनीज़ खाएंगे या फिर जैसा आपके घर में खाना बनता है हम वो सारा खाना खाते हैं. लेकिन उस खाने के अंदर बहुत ज़रूरी न्यूट्रिशंस होते हैं. ठीक है, तो उन न्यूट्रिशन को सही फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हमारा जो स्टमक है वो उसे भेज देता है, या हमारी इंटेस्टाइन जो होती है वो उन्हें भेज देती है. तो वेल आपको जैसा पहले भी बताया गया था कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बनी हुई है. ठीक है, तो ये सेल्स क्या करती हैं भाई, ये सेल्स वो खाने को जो कि किसी और खाने के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है उस खाने को एब्जॉर्ब करती हैं. क्योंकि हमने ये भी समझा था कि जो इंटेस्टाइन से आने वाला खाना है ना, वो आपके दूसरे पार्ट्स में इन सेल्स के थ्रू ही पहुंचता है, क्योंकि हर जगह सेल्स ही सेल्स हैं. अब होता क्या है, हम जो इंसान हैं या जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. ठीक है, तो जब हम ऑक्सीजन को हमारे अंदर लेते हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन उस खाने के साथ में क्या करती है, रिएक्शन करती है, और उस रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है एनर्जी, जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत तेज़ी से चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, खेल पाते हैं, सो पाते हैं, उठ पाते हैं. सारी चीज़ें इस एनर्जी से ही होती है. अब उस रिएक्शन के दौरान, कौन सी रिएक्शन, जो ऑक्सीजन और हमारे खाने के बीच में हुई है, उस रिएक्शन के दौरान एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर हम क्योंकि हमारे काम की नहीं होती इसलिए हम उसको बाहर छोड़ देते हैं. ठीक है, तो भाई इसीलिए हम रेस्पिरेशन करते हैं. जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई डू वी रेस्पायर, कि हमें सांस लेने की या रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों है. तो हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी मिलती रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम रेस्पिरेशन करें. रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ब्रीथ करना नहीं होता कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना. सिर्फ यही रेस्पिरेशन की डेफिनेशन नहीं हो सकती. सांस लेने के अलावा आपको अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए है तो भी रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो चलिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स के साथ इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं. तो वेल ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. जैसे मैंने आपको बताया कि हम ही नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की सेल्स से बने हुए होते हैं, जिनको अपन सेल्स कहते हैं. बहुत ही छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं. अब आप ये सोचें कि सिर्फ ये ह्यूमंस में होती है, तो नहीं, ये पेड़ पौधों में भी होती है और एनिमल्स में भी होती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, जो कि बढ़ते घटते हैं, घटते नहीं मतलब जो कि बढ़ते हैं, है ना. मतलब पहले प्रोड्यूस हुए, फिर धीरे धीरे बढ़े, फिर आपको फल मिला. उसी तरीके से एनिमल भी पहले छोटा सा बच्चा बर्थ लेता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, उससे और दूसरे एनिमल्स बर्थ लेते हैं. उसी तरीके इंसानों के साथ भी ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. क्लियर? तो भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं. तो इससे एक पॉइंट और क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई अगर सभी सेल्स से मिलकर बने हुए हो, और जैसा कि मैडम ने हमको अभी बताया था कि ये जो सेल्स है वो रेस्पिरेशन करती हैं, इसका मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन होता है.
ठीक है, बस फॉर्म अलग अलग है। जैसे हम लोग लंग्स का यूज करते हैं, पेड़ पौधों में स्टोमेटा होता है, एनिमल्स में भी कई में तो लंग्स होते हैं, लेकिन कुछ में लंग्स नहीं होते, जैसे कि आपकी फिश, ठीक है, तो वो गिल्स का यूज करती हैं। तो रेस्पिरेशन जो है वो हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो कि सेल्स से मिलकर के बने होते हैं वो सभी रेस्पिरेशन करते हैं। अ सेल is the smallest structural and the functional unit of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी स्ट्रक्चर की और सबसे ज़्यादा फंक्शन करने वाला जो यूनिट होता है वो सेल कहलाता है। Each cell of organisms perform certain functions such as nutrition, transport, excretions and reproduction। ठीक है, आपको तो पता ही है कि जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। जब हर जगह सेल्स हैं, दैट मीन्स कि हर काम सेल से करेगी। खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मतलब ट्रांसपोर्ट करना, खाने के जो न्यूट्रिशन है उनको बाहर निकाल करके वेस्ट को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाना, ये काम कौन करेगा? ये भी सेल्स करेंगी। जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर खाना आ जाता है उससे ज़रूरी न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करना, ये भी क्या किसका काम है? सेल्स का काम है। एक्सक्रीशन मतलब कि जब आपका जो बचा हुआ खाना होता है उसे बाहर निकाल देना, तो वो भी सेल्स ही करती हैं। और रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में भी कौन यूज होती हैं? आपकी सेल्स ही यूज होती हैं। ठीक है, तो चाहे आपके एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, सभी के जो सेल्स हैं वो यही सारे काम को करने के लिए यूज होती हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल्स नीड्स एनर्जी। और इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल्स को किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो भाई जो आप खाना खाते हो और जो आप सांस लेते हो उनके कॉम्बिनेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। अब आप कई बच्चे सोचेंगे कि भाई जब हम खेलते कूदते हैं सिर्फ तभी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो जी नहीं। जब आप देखते हैं, जब आप खाते हैं, जब आप सोते हैं, सब जगह आपको एनर्जी की ही ज़रूरत होती है। क्योंकि पूरे टाइम आप देखते हो कि चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो या बोल रहे हो, हर चीज़ में हमें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ब्रीथ कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपके अंदर कंटिन्यूसली वर्क किया जा रहा है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। और इसलिए क्या होता है कि जब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और थोड़ी देर बाद जो फूड है वो खत्म होने लगता है हमारे अंदर, तो हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। इसका मतलब हर चीज में किसकी जरूरत पड़ेगी? हर चीज में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो भाई रेस्पिरेशन की जरूरत अभी तक क्या समझ में आ रही है? तो रेस्पिरेशन की जरूरत इसलिए होती है कि भाई हमें हर चीज को करने के लिए हमारी सेल्स का यूज करना पड़ता है। ये जो सेल्स है वो हर तरीके के फंक्शन करती है। कैसे? ये सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन को हमारी दूसरी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करती है। एक्सक्रीशन का भी काम करती है। एक्सक्रीशन मतलब जो भी आपका वेस्ट फूड है उसे बाहर निकालने का काम करती है। रिप्रोडक्शन के लिए भी यही सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब सेल्स को इतना सारा फंक्शन करना है तो इसका मतलब उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। और एनर्जी जो है वो कैसे मिलती है? वही जो एनर्जी है वो जब हम फूड खाएंगे और उसके साथ हम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जो कि हम बाहर छोड़ देते हैं। तो वही चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगी। But where does this energy come from and can you say why your parents insist that you should eat regularly? तो ये जो दोनों क्वेश्चन के आंसर हैं ये आप बच्चे बिल्कुल समझ जाएंगे कि हमें ये एनर्जी मिलती कहाँ से है, तो वो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। और उस एनर्जी को उस फूड से एनर्जी निकालने का काम कौन करता है? तो भाई ऑक्सीजन का जब आप उसमें मिला दोगे तो वो रिएक्शन करेंगे और एनर्जी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आपसे कहते हैं कि भाई प्रॉपर तरीके से खाना खाओ। प्रॉपर तरीके से अगर आप खाना खाएंगे तो आपको प्रॉपर एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर बनी हुई रहेगी। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। अब आपसे पूछा गया है कि एनर्जी आती कहाँ से है, तो एक बार ऑल्दो हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन क्या जरूरी पॉइंट्स हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है, फूड के अंदर एनर्जी होती है जो कि रिस्पिरेशन के टाइम में बाहर आ जाती है। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. During breathing, we breathe in air.
You know that air contains oxygen. We breathe out air which is rich in carbon dioxide. The air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cells. In the cells, oxygen in the air helps in the breakdown of the food. ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत आसान है. आपने खाना खाया, खाने के अंदर है एनर्जी. अब ये जो एनर्जी है वो हर बॉडी पार्ट में जाना चाहिए, क्योंकि आप जब खाना खाते हो तो कहाँ से खाते हो? माउथ से. आपने खाना खाया, वो आपकी फूड पाइप से होता स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो निकल जाता है. क्लियर? तो अब ये यहाँ से तो गया, लेकिन हमारे को हाथ में, हमारे सर पे, हमारे पैरों पे, हर जगह एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो ये एनर्जी पहुंचाता कौन है? तो ये जो सेल्स है ना, वही ये सारे काम करती है. हर सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है. तो एक जगह से दूसरी जगह ये तो पहुंचा देती है. अब फूड तो इतना आप कैसे खाते हो भाई? आप फूड को किसी और फॉर्म में खाते हो और आपकी बॉडी में वो किसी और फॉर्म में पहुंचता है. तो आप जब खा लेते हो तो उससे ज़रूरी न्यूट्रिशन निकालने का काम या फिर उसको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाने का काम कौन करेगा भाई? वो तो आपकी बॉडी करेगी. और पहुंचाने का काम कौन कर देगा? फिर उस फॉर्म को सेल्स कर देंगी. तो ये जो सेल्स हैं ये एक्चुअल में क्या करती हैं? ये एक्चुअल में आपकी जब ऑक्सीजन आप लेते हो तो ऑक्सीजन आपके हर पार्ट में जैसे फूड पहुंचता है सेल्स के थ्रू, उसी तरीके से ऑक्सीजन भी पहुंच जाती है. और ऑक्सीजन फिर जगह जगह जाकर के अपना रिएक्शन करती है, जिससे ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जो कि आप रिलीज कर देते हो. ये जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके खाने का ब्रेकडाउन से लेकर के ऑक्सीजन के ट्रांसफर से लेकर के आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम सब चीज़ें सेल्स ही करती हैं. सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन. तो वो प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद वो एनर्जी एयर के साथ रिएक्शन करके एक एनर्जी रिलीज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो ये जो सेल्यूलर है ये किससे निकल के आया? ये आया है सेल से रिलेटेड. सेल से निकल करके ये वर्ड आया है, क्योंकि सेल्स यूज होकर के हम रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए इसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. तो क्यों रेस्पिरेशन करते हैं, ये सब आंसर तो आपको मिलता ही जा रहा है. अब आइए दो और वर्ड्स के बारे में जानते हैं, ठीक है. एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो अब ये क्या होते हैं? चलिए इनके बारे में जान लेते हैं. सो सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसके बारे में ये बात जानकारी हमें ज़रूरी है कि भाई क्योंकि सभी सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, इसका मतलब सभी में सेल्स का यूज़ किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए. इसलिए हम इससे हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेल्स प्रेजेंट्स होती हैं सभी के सभी क्या करते हैं? सभी रेस्पिरेशन करते हैं. इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. अब ये जो सेल होती है उसमें जो फूड है बेसिकली ग्लूकोज, ठीक है. ग्लूकोज से आपको एनर्जी, आप बोलते हैं ना कि ग्लूकोज पी लो तो सडनली एनर्जी आ जाएगी, तो ये एक्चुअल में फूड ग्लूकोज के फॉर्म में ही हमारी बॉडी में पहुंच जाता है. सो सेल्स में क्या होता है कि इन द सेल्स द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. सेल्स में क्या होता है कि जो फूड है या जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से. व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज occur with the use of oxygen, it is called the aerobic respiration. अब कभी कभी ऐसी भी चीज़ें रहती हैं कि जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए. तो जब ब्रेक डाउन ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या फिर ऑक्सीजन के साथ में होता है, ठीक है, तो व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या कहते हैं उसे? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें एरोबिक बैक्टीरियाज हो. ठीक है. तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहता है. यहाँ पे अगर आपको याद रखना है तो आप इस ब्लॉक डायग्राम को याद रखिए. ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है. ठीक है. अब ऐसी भी रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन का यूज ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? एनएरोबिक. तो फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें फूड के ब्रेकडाउन के लिए, फूड को तोड़ने के लिए
ऑक्सीजन की जरूरत ना हो तो उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सो उस ब्रेकडाउन से भी आप ये सोचेंगे कि भाई उस ब्रेकडाउन से एनर्जी नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। ब्रेकडाउन ऑफ द फूड रिलीजेस एनर्जी, उसमें भी आपको एनर्जी मिलेगी। सो यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, अब ऐसे भी फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अभी तो अपन ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, इसलिए ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उनको आप सारे ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड होकर ही समझिएगा। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से बनते हैं, सब रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन मतलब कि जब आपका फूड अंदर आया, उसका ब्रेकडाउन हुआ और उससे एनर्जी निकली। ठीक है, और जब आप ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेकडाउन करते हो, ठीक है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एनर्जी निकलता है और वाटर निकलता है। लेकिन अगर कभी कभी ऑक्सीजन के हेल्प के बिना भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने खाने को का ब्रेक डाउन करके क्या कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से एनर्जी को गेन कर लेते हैं। क्लियर? सो एनारोबिक रेस्पिरेशन उसी को ही कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना हो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। सो ऐसे सारी चीजें जो कि जैसे यीस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि यीस्ट एक ऐसा आपका ऑर्गेनिज्म है जो कि बिना एयर के अपने खाने का ब्रेक डाउन कर लेता है। उसे हम क्या कहते हैं? फिर हम उसे इसलिए कहते हैं एनएरोब्स। ठीक है, एनएरोब्स मतलब कि जिसको ऑक्सीजन की जरूरत ना हो। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा? तो याद रखिए, जिसमें ग्लूकोज जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, किस फॉर्म में? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन होकर के पानी तो बनेगा नहीं। ठीक है, O2 नहीं मिलेगा तो पानी कैसे मिलेगा? पानी क्या होता है? H2O। जब O ही नहीं है तो सिर्फ अल्कोहल मिलेगा आपको, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और एनर्जी रिलीज होगी। दे गेट एनर्जी थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेल, किसके बारे में बताया जा रहा है? यीस्ट के बारे में, कि जब उनमें जो एनर्जी है, उन्हें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यीस्ट भी फैलता है, यीस्ट भी बढ़ते हैं। तो भाई वो कैसे बढ़ते हैं? वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के मदद से। यीस्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है? ब्रेड। ब्रेड में यीस्ट का यूज किया जाता है। अब लेकिन वो भी एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है जिसकी मदद से हम ब्रेड को बनाते हैं, ब्रेड बनाने की प्रोसेस करते हैं। लेकिन वो भी क्या करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें भी सेल्स है, इसका मतलब उसमें भी रेस्पिरेशन होगा। तो इसलिए भाई आपने तो देखा होगा कि वो तो सांस लेता नहीं, तो मतलब कि उसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। क्लियर? वो सिर्फ क्या रिलीज करेगा? वो रिलीज करेंगे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्लियर? चलिए, सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था। यीस्ट क्या होते हैं? तो यीस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होता है, मतलब उसमें मल्टीपल सेल्स नहीं होते, एक ही सेल से आप समझ सकते हो कि वो बनते हैं। ठीक है, तो यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे रेस्पायर एंड एरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। तो अब आपने जो वाइन और बियर बनने की प्रोसेस अगर कभी देखा होगा तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से ही, मतलब यीस्ट फॉर्मेशन उसमें होता है। तो यीस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? अल्कोहल प्रोड्यूस करता है और आपका एनर्जी तो आपको मिलेगी ही, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्योंकि ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है इसलिए यीस्ट का यूज किस लिए किया जाता है? वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक की कहानी क्लियर करते चलना है आपको स्टूडेंट्स। क्या क्या? कि पहली चीज कि रेस्पिरेशन हम क्यों करते हैं? रेस्पिरेशन हम करते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो हम सांस क्यों लेते हैं? तो भाई ये जो रेस्पिरेशन है वो इंक्लूड करती है ब्रीथिंग को, दूसरी चीज फूड के ब्रेकडाउन को और सेल्स के फंक्शन को। मतलब इन सबको अगर तीनों के फंक्शन को अगर मिला दिया जाए तो फिर होता है रेस्पिरेशन, मतलब हमारी बॉडी तक एनर्जी का पहुंचना। क्लियर? तो अब आपने ये देखा कि चलिए हमने ऑक्सीजन ले ली, हमारा फूड आया अंदर, उस फूड से निकलने वाली एनर्जी को हमने क्या किया? दूसरे पार्ट तक पहुंचाना था, तो सेल्स ने वो काम कर दिया। जब वो दूसरे पार्ट तक पहुंच गई तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के उन्होंने रिएक्शन किया और एनर्जी रिलीज हुई, जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स को एनर्जी मिल गई। और जो कार्बन डाइऑक्साइड था और वाटर था, वाटर तो हमारी पूरी बॉडी में है ही, कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो वेल ये तो पूरा मेथड हो गया। अब हमने ये भी चीज बता दी, क्योंकि हम सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, हम सबके रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। सभी के सभी रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? सब लोग रेस्पिरेशन करते हैं एनर्जी को गेन करने के लिए। क्लियर? तो हमने फिर उससे एक पॉइंट निकाल करके ये देखा कि जी हाँ, दो तरीके के रेस्पिरेशन हो सकते हैं, एक तो एरोबिक और एक एनारोबिक। क्योंकि अगर यीस्ट की बात करें तो वो भी ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो ऑक्सीजन लेते नहीं है। दैट मीन्स कि वो बिना
बिना ऑक्सीजन के ही अपने खाने को पचा करके एनर्जी रिलीज कर लेते हैं। तो इसीलिए जो यीस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, और इसी कारण से हम उसका यूज किस में करते हैं, वाइन और बियर को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, so our muscle cell can also respire anaerobically but only for a short time when there is a temporary deficiency of the oxygen। हमारी जो मसल्स होती है, हमारी जो सेल्स होती है मसल्स की, वो भी क्या करती हैं, इसी तरीके से एनाएरोबिकली रेस्पिरेशन कर सकती है, लेकिन कब कब करेंगी ये, सिर्फ बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, सो व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो वो भी कब, जब थोड़ी सी देर के लिए ऑक्सीजन की कमी हो। तो ये इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी आपको बताएंगे कि बिना ऑक्सीजन लिए किस तरह से मसल्स काम करेंगी। सो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और फॉर हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। जब आप बहुत एक्स्ट्रा काम कर लेते हो तो आप देखते होंगे कि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन को लेने की जो हमारी स्पीड होती है वो तो सेम ही रहती है, मतलब जो डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है। So anaerobic respiration take place in the muscle cells to fulfill to the demand of energy। अब इस टाइम पर क्या होता है, फिर इस टाइम पर फिर हम anaerobically हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि ग्लूकोज जो है वो बिना ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा, उस दौरान हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। Have you ever wondered why you get muscles cramps after heavy exercise? अब आपने देखा होगा कि कई बार आप अचानक से कभी बहुत ज़्यादा डांस कर ले 2-3 दिन, या अचानक आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली या बहुत तेज़ दौड़ के आ गए तो आपको क्रैम्प्स महसूस होते हैं। तो फिर ये क्यों होते हैं? सो द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनाएरोबिकली, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, हमारी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन आ रही है उसके कंपैरिजन में हम कुछ ज़्यादा गुना काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से एनाएरोबिकली एनर्जी आपके बॉडी में जाएगी, मतलब बिना ऑक्सीजन के जाएगी, तो इसीलिए आपको ये सारे क्रैम्प्स जो है वो महसूस होते हैं। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल्स क्रैम्प। और यही जो लैक्टिक एसिड है यही इसका कारण है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप एनाएरोबिकली रेस्पिरेशन करते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये जो लैक्टिक एसिड है वही मसल्स क्रैम्प को के लिए जिम्मेदार होता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। ठीक है, ऐसा क्यों करा जाता है? सो हाउ हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि देखिए हमारे ब्लड भी सेल्स की बनी होती है, ब्लड भी सेल्स से ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत थी आपके पैरों को, तो उसने एनाएरोबिकली काम किया और लैक्टिक एसिड भले ही प्रोड्यूस हो रहा हो, उसे एनर्जी मिल गई। अब ये जो लैक्टिक एसिड है फिर वो क्या करेगा, एसिड है, लैक्टिक है वो भी, तो आपके पैरों में एक तरीके से ब्लड का फॉर्मेशन ऐसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है लिक्विड फॉर्म की जगह, तो इसकी वजह से हमें क्रैम्प्स महसूस होते हैं। तो जब आप गर्म पानी में अपने पैरों को डुबा करके रखते हो तो ये जो लैक्टिक एसिड है वो थोड़ा नॉर्मलाइज्ड होता है और आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वापस से प्रॉपर होने लग जाता है, तो जिसकी वजह से हमें इस तरह से रिलीफ मिल जाएगा। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस, और क्योंकि आपके जो ब्लड सेल्स है वो काम करना शुरू करेगी, दैट मीन्स कि ब्लड के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन कंटेंट है, तो वो उस जगह पर ऑक्सीजन को क्योंकि वापस से पहुंचा देती है और हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि जब आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और जब आपकी बॉडी में उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो आपको वहां पर पेन होना शुरू हो जाएगा। तो जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको गर्म पानी में पैरों को डुबा लेना है, जिससे क्या होगा, वापस से जो ब्लड सर्कुलेशन है वहां अच्छे से होने लगेगा, मतलब ब्लड जो है वो पूरी जगह पे सर्कुलेट होगा और ऑक्सीजन को फैला देगा। सो दिस The increase in the supply of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. भले ही हम एनाएरोबिकली क्या कर लें, एनर्जी को गेन कर लें, लेकिन फिर भी हमें ऑक्सीजन आकर ही मदद करेगी, क्योंकि जब आप एनाएरोबिकली आपकी बॉडी काम कर लेती है, आपके मसल्स काम कर लेती हैं, तो उन्हें फिर पेन होने लगता है, क्योंकि उस टाइम पर
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस ना होने की बजाय क्या प्रोड्यूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड है वो आपको दर्द देता है, क्रैम्प्स देता है, जिसको रिलीव करने के लिए आपको वापस उसमें ऑक्सीजन भेजनी पड़ेगी। और वो ऑक्सीजन आप कैसे भेजेंगे, आप प्रॉपर तरीके से गर्म पानी में जैसे ही पैर डालेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन होगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपकी जो ऑक्सीजन है उस एरिया में जाएगी और आपको रिलीफ हो जाएगा। क्लियर? सो ये तो था आपका पूरा अपन ने ब्रीथिंग के बारे में। चलिए एक फटाफट से एक एक्टिविटी देख लेते हैं। ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक और आप एक्टिविटी करके देखिएगा, लेकिन आपको सुपरविजन में करना है अपने किसी एल्डर के। ऐसा नहीं कि आप अकेले बैठ करके ये एक्टिविटी करें। सो आपको क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड टुक एट अ वॉच। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड? नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड द ब्रीथ। ओके, so now you know that you cannot survive for long without breathing. Breathing means taking the air rich in oxygen and giving out the air which is rich in carbon dioxide with the help of the respiratory organs. Okay, the taking in the air of air rich in oxygen into the body is called the inhalation, and giving out air rich in carbon dioxide is exhalation. Well, देखिए इस प्रोसेस से थ्रू पहली चीज तो आपको दो पॉइंट क्लियर होंगे, एक इनहेल क्या होता है और एक्सेल क्या होता है। तो जब आप एयर को अंदर लेते हो तो आप उसे इनहेलेशन कहते हो, और जब बाहर निकालते हो तो उसे एक्सलेशन कहते हो, मतलब एक्सेल करना कहते हो, राइट। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। ठीक है, सो बेसिकली ये एक्टिविटी आपको क्यों करवाई जा रही है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपका ब्रीथिंग रेट क्या है। तो ब्रीथिंग रेट निकालने के लिए हमने आपसे सांस क्यों रुकवाई, चलिए इसको जानते हैं। तो ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए कि कितनी बार कोई पर्सन अपने, मैंने आपको बताया इनहेलेशन होता है और एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेल का मतलब क्या होता है कि लेना सांस को, और एक्सहेल का मतलब होता है बाहर छोड़ना। तो कोई व्यक्ति एक बार में कितनी बार, अपने 1 मिनट के अंदर कितनी बार उस सांस को अंदर और बाहर करता है, वो कहलाता है उसका ब्रीथिंग रेट। और बात आती है कि जब आपने सांस को रोका तो क्या हुआ। तो वेल हम आपको बता रहे थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन यूज करते हो, जब आपने ऑक्सीजन का सप्लाई ही बंद कर दिया तो क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगा, और उस कंडीशन से क्या हो सकता है, उससे लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन आप जो सांस रोकते हो वो बहुत देर के लिए नहीं रोक पाते हो, तो इसलिए ये चीज़ जो है, जो क्रैम्प्स वगैरह है वो इतनी जल्दी आपको फील नहीं होते। लेकिन जब आप खेलते हो, बहुत तेज़ दौड़ते हो या बहुत देर तक आप डांस वगैरह कर लेते हो, तो वो आपको क्रैम्प जरूर महसूस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी ऑक्सीजन से एक्स्ट्रा के काम को करते हो। तो वेल कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होती है, ब्रीथ करना। सो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। अब जैसे आपको बताया कि एक नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर कोई पर्सन कितना ब्रीथ कर पा रहा है, मतलब कि इनहेल और एक्सेल कर पा रहा है, उसे हम उसका ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस ऑल्टरनेटली। अब ऑब्वियस सी बात है, इनहेल करोगे फिर एक्सहेल करोगे तो ये ऑल्टरनेट प्रोसेस चलती रहती है। अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का क्या मतलब होता है कि आपने सांस ली, इसका मतलब कि आप उतना ही इनहेल करोगे जितना एक्सहेल करोगे, तो इनको दोनों को आपको ऐड करना होता है। सो व्हाट यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट। अब आप 1 मिनट के अंदर अपना ब्रीथिंग रेट जरूर आइडेंटिफाई करें। डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी। सो आपको चलिए बता देते हैं कि लेट अस फाइंड आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब आप एक और एक्टिविटी मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में सभी में लगभग सेम होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप के हैं। ठीक है, जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ठीक है, उनका रेट कुछ अलग होगा। ठीक है, या सांस मतलब थोड़ा आराम से लेते हैं, उनका रेट अलग होगा। लेकिन मतलब जब एक एडल्ट की कंडीशन में कोई अपन आ जाते हैं तो हम एक कॉमन ब्रीथिंग रेट के अंदर आते हैं। अब घटती या बढ़ती कब है कि आपको कब ब्रीथिंग रेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब कब ब्रीथिंग आपका ज़्यादा हो जाता है। तो वेल देखिए, जब आप बीमार होते हैं, जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि आप थोड़ा तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देते हैं।
तो या लो ब्लड प्रेशर हो चुका है, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में या तो आपकी ब्रीथिंग रेट कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। तो भाई जब आपकी बॉडी को किसी तरीके की कोई डिसीज़ होने वाली होती है या वो कुछ अनईजी सा फील करती है, तो वही वो एक्स्ट्रा एनर्जी को मतलब मांगती है, इसलिए हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो ज़्यादा या कम हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि भाई जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है वो कितना होता है। तो अगर अपन न्यू बॉर्न की बात करें तो मैंने बताया था कि वो ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं, उनकी जो हार्ट बीट्स होती है वो भी आप महसूस करोगे कि थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वो 30 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट लेते हैं। इन्फेंट्स की बात करें तो वो 30 to 60 ब्रीथ अगेन, एंड टोडलर जो होते हैं वो 26 to 32 ब्रीथ्स लेते हैं। चाइल्ड जो एक छोटा बच्चा होता है 5 साल से ऊपर का, वो 20 to 30 ब्रीथ्स लेगा। सो एडल्ट जो होते हैं वो 60 to 12 मतलब जो एडोलेंट्स होते हैं वो आपके 60 to 20 ब्रीथ्स लेंगे, और एडल्ट्स लेते हैं 16 to 22 ब्रीथ्स पर मिनट। तो मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जो ब्रीथिंग का जो हमारा प्रोसेस है उसमें मतलब नंबर ऑफ ब्रीथिंग रेट जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्लियर? तो चलिए एक और एक्टिविटी को देखेंगे। सो इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं कि ये चेंज होता है या सेम रहता है। तो जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, हाउएवर इफ यू ट्राई you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Well, इस एक्टिविटी से आपको क्या करना है, नॉर्मली बैठना है बहुत ध्यान से बिना किसी काम को करते हुए, क्योंकि जब आप कोई काम करोगे तो आप ये एक्टिविटी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका ध्यान काम में रहेगा। और इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी ब्रीथिंग पर लगाना है। तो वेल आपको ये काउंट करना है कि कितनी बार आप ब्रीथ आउट कर रहे हो, कितनी बार आप ब्रीथ इन कर रहे हो। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को आपको काउंट करना है। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल? वेल आपको क्या ये आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या आप इनहेल और एक्सहेल बिल्कुल सेम टाइम पे करते हो। तो जी हाँ, जितनी बार, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रीथ का मतलब क्या होता है, एक बार इनहेल करना और एक बार एक्सहेल करना। तो जितनी बार आप इनहेल और एक्सहेल करते हो मतलब इक्वल दोनों का नंबर होता है। टोटल नंबर ऑफ इनहेलेशन भी बराबर होते हैं और टोटल नंबर ऑफ एक्सहेलेशन भी बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का काउंट जो है वो बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट, कि एक मिनट में आपने कितना ब्रीथ किया। मतलब कि एक ब्रीथ मिलकर के क्या बनाता है, मतलब कैसे बनता है, इनहेल करना और एक्सहेल करना। तो एक बार हुआ वो, जैसे मैंने सांस ली और फिर छोड़ी तो वो एक हुआ। फिर दूसरी बार फिर लेना और वापस उसको एक्सहेल कर देना, तो ये दूसरा हुआ। इस तरह से आपको काउंट करना है कि आपने एक मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीथ लिया, आपका ब्रीथिंग रेट क्या है। ओके, सो नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉल एंड वॉच योर रिस्ट वॉच एंड आफ्टर रनिंग। मतलब कि आप जब वॉक करते हो उसके बाद भी आपको इसको चेक करना है रिस्ट वॉच की हेल्प से, और जब आप रन करके आते हो तो भी आपको ये चेक करना है। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर द कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, evaluate your findings and compare your breathing rate under the different condition with those of your classmates. From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, she breathes faster. As a result, more oxygen is supplied to her cells. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. Okay, so does this explain why do we feel hungry after a physical activity? तो इससे आपको समझ में आएगा कि क्यों हमें फिजिकल एक्टिविटी के टाइम भूख लगती है। तो चलिए मैं समझा देती हूँ। वेल देखिए क्या है कि आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हो मतलब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए आप तेजी से सांस लेते हो, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन आती है। ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो आपके फूड के साथ में रिएक्शन करेगी और आपको एनर्जी देगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो तो एक एनर्जी उस टाइम पर रिलीज होती है और बनती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या इससे आपको ये समझ में आया कि हम ये सारी जो एक्टिविटी करते हैं उससे हमें भूख लगती है? तो जी हाँ, बिल्कुल भूख लगेगी, क्योंकि जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कि कौन कंप्लीट करता है, ऑक्सीजन और फूड मिल करके। तो फूड आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा तो आपको क्या लगने लग जाएगी, फिर भूख लगना शुरू हो जाएगी। ओके, सो वेल ये एक चार्ट है जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो इस एक्टिविटी के थ्रू, जिसमें आप 2-3 लोग मिल जाइए। और इससे आपको देखना है कि जब आप रेस्ट की कंडीशन पर थे या वॉक करके आ रहे थे 10 मिनट, तो फिर आपको कैसा आपकी ब्रीथिंग की कंडीशन थी, जब आप रनिंग करके आ रहे थे तो कैसी थी। तो आप क्या पाओगे कि जब आप नॉर्मल कंडीशन में थे, रेस्ट की कंडीशन में, तब ब्रीथिंग रेट थोड़ा कम होगा।
जब आप चल करके आओगे तो ब्रीथिंग रेट थोड़ा बढ़ जाएगा, और जब आप दौड़ करके आते हो तो और ज़्यादा आपको ब्रीथिंग रेट मिलेगा। इस तरह से आप अपना सभी देखिएगा, आप सभी को देखने को मिलेगा कि आपका क्या ब्रीथिंग रेट। जैसे मैंने बताया कि जब आप दौड़ते भागते हो तो ब्रीथिंग रेट कुछ हो जाता है। तो एक एवरेज अगर अपन एडल्ट मैन की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन में अगर वो रेस्ट की कंडीशन में है तो जो ब्रीथिंग रेट है वो होता है 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज के टाइम पर बढ़ करके कितना हो जाता है 25 टाइम्स पर मिनट। एक्सरसाइज के टाइम पर क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की इस टाइम पर रिक्वायरमेंट होती है। पर कभी कभी, ये तो अपन ने बात कर ली ब्रीथिंग की, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें थोड़ा सा थका हुआ सा महसूस होता है, हमें थोड़ी सी नींद आ रही होती है। तो डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन? क्या उस टाइम पर जो आपका ब्रीथिंग रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है? तो जी हाँ, जब आप थक जाते हैं तो आप मतलब नॉर्मल रेस्ट की कंडीशन में आना आपकी बॉडी चाहती है। तो उस कंडीशन में जब जैसे आप कभी खाना भी खाते होंगे तब आप एक्स्ट्रा खा लेते हो तो आपको नींद फील होती है, क्योंकि उस टाइम पर एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो अंदर है, जो कि क्या नहीं हो पाती है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इसलिए वो आपको थोड़ा सा थका हुआ सा महसूस करवाती है। एक और एक्टिविटी आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, कि आपकी बुक्स में भी ये दी हुई है कि आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ को देखना है और आपको ये बताना है कि किस एक्टिविटी में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेल, जो बच्ची रन कर रही है या फिर जो आदमी आपके ऊपर रूफ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो यहाँ पर कपड़े धो रहे हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू जो पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं और नॉर्मल चल रहे हैं। तो वेल, सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो बच्ची भाग रही है, देन उसके बाद ये जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है इंसान उसे, देन उसके बाद ये जो कपड़े धो रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो चल रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो पढ़ रहा है, और आखिरी में जब आप स्लीप कर रहे हैं, मतलब स्लीपिंग कंडीशन में है। क्लियर? तो वेल, assign the numbers to the picture in the order of your increasing rate of breathing according to your experience. well, ये तो मेरा एक्सपीरियंस था कि किस अकॉर्डिंग कि मैं फील करती हूँ कि कब मुझे ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ना ये सारी एक्टिविटीज़ आप एक बार करके देखें, ठीक है, दौड़ करके आप ये सारी चीज़ें आप एक बार करके देखें कि किस एक्टिविटी के दौरान आपको सबसे ज़्यादा ब्रीथिंग रेट महसूस होता है। तो वेल, आई होप आपको आज ये समझ में आया होगा कि हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ की ब्रीथिंग एक्चुअल में क्या होता है, ब्रीथिंग रेट क्या होता है। तो ये पूरे कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। तो वेल, अगर आपसे कोई पुराना टॉपिक मिस हुआ है या फिर अगर आप पुराना इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है था हमारा वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं थ्रू www.magnetbrains.com। आपको साइट पर जाना है और अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। क्लास 7 को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे जिसमें हर क्लासेस के वीडियो फोल्डर्स अवेलेबल हैं। उन फोल्डर्स में जाकर के वॉच नाउ करेंगे तो आपको चैप्टर्स दिखेंगे। जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। क्लिक करते साथ ही आपको वीडियो दिखेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। जब आप वीडियो को देख लें तो वह लाइक करके बताएं, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ भी जो कि किसी और क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।